तो सब जनाब ये जो 14 रन से पाकिस्तान ने फतह अपने नाम की है, दूसरा T20 बदतरीन शिकस्त के बायस हमारे बॉलर्स पर मार पड़ी। अगर समअप किया जाए, ओवरऑल इस सीरीज पर बात किया जाए तो क्या खोया क्या पाया और माइक हैसन को क्या क्रेडिट देंगे? प्लस सलमान अली आगा की कप्तानी, मुझे पर्सनली उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहे हैं सलमान अली आगा की, क्योंकि वो खुद आप अपने आप को 7वें नंबर पर ले गए, 7वें नंबर पर बैटिंग बॉलिंग से खुद कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। इसकी क्या वजह? वैसे आगा से ही आ जाए फिर माइक हैसन की तरफ चलते हैं। देखें सलमान अली आगा की जहाँ तक बात है तो दूसरा जो मैच हुआ था उसमें कुछ लैप्सेस नज़र आए थे उनकी कैप्टनसी के अंदर, उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनकी जो समझ है कंडीशंस के मुताबिक उसके अंदर कुछ ना कुछ मसाइल नज़र आए थे। लेकिन तीसरे T20 के अंदर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया अपनी बारी को, वो इसलिए भी ज़रूरी था कि ओपनिंग पार्टनर लंबी लग गई थी और उसके बाद ओवर कम थे और जो एक्सप्लोसिव बैटर थे उनको खेलने के लिए वहाँ पर आना था। सलमान अली आगा का जो रोल है टीम के अंदर वो जाहिर है कि इस तरह का है कि उन्हें टीम को बैलेंस फराहम करना होता है। उस बैलेंस फराहम करने में समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आगा हिमसेल्फ एक्सप्लोसिव आप कह लें बैटर हैं, बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली आगा ने, कुछ स्ट्राइक रेट से मार नहीं खाते। देखें स्ट्राइक रेट उनका बाकी टीम से तो कम है तकरीबन, बाकी टीम की अगर हम बात करें तो 130 प्लस के स्ट्राइक रेट तो ज़्यादा प्लेयर्स के हैं इसके अंदर, लेकिन आगा का जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 115-116 के दरमियान रहा है। और न्यूजीलैंड के अंदर उन्होंने गो के एक अच्छी बाई ली थी T20 के अंदर भी। लेकिन आगा को इस टीम में रखने का जो बुनियादी जो फ़लसफ़ा नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि जो टीम को बैलेंस फराहम करे। ऐसे प्लेयर्स को आमतौर पर T20 फॉर्मेट के अंदर जब ओपनिंग पार्टनरशिप लंबी लग जाए या टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर जाए तो फिर उनको इस तरह अपनी पोजीशंस को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के डिसीजन जो है वो T20 क्रिकेट में लिए जा सकते हैं। और जबकि आपका जो ओपनिंग स्टैंड है वो इतना अच्छा हो गया, वहाँ पर मोहम्मद हारिस को भेजना, मोहम्मद हारिस 2-4 बॉलों का प्लेयर है, वो आए छक्का छक्का मार के निकल जाए तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हसन नवाज़ हैं, वो उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, हसन नवाज़ को भी उन्हें एक ऑर्डर प्रोमोट कर दिया, अपनी जगह पर उनको भेज दिया, तो ये भी कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है। अच्छी बाई ली हसन नवाज़ ने भी इस मैच के अंदर। तो सलमान अली आगा का जो तीसरा मैच था उसमें तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी कैप्टनसी थी वो बहुत बेहतर थी दूसरे मैच के निस्बत। बाकी जहाँ तक आपने ये बात की कि इस सीरीज में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, सबसे पहली बात तो ये है कि सीरीज़ जीतना इट सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का बायस बनता है स्क्वाड के लिए। एक ऐसे स्क्वाड के लिए कि जो बांग्लादेश से जाकर सीरीज़ हार गया था, वो अगर वेस्ट इंडीज़ से आकर सीरीज़ जीत जाए तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी प्रोग्रेस है जिसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन यहीं पर यह नहीं समझना चाहिए कि हम टॉप नॉच टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करने के लिए अपने आप को रेडी टू गो समझें, या एशिया कप में जाने में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर जिन टीमों से हमारा मैच होना है उनके साथ हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं जिस अपोजिशन के अगेंस्ट हम खेल रहे थे। ये कोई क्वालिटी अपोजिशन नहीं थी, इसमें फील्डिंग के बहुत मसाइल नज़र आए, इसमें हमें वो वैनम नज़र नहीं आया जो वेस्ट इंडीज़ की माजी की T20 टीम्स के अंदर नज़र आता था हमें। इसमें हमें कोई ऐसा प्लेयर, आखिरी मैच में शर्फन रदरफोर्ड एक बहरहाल दिखाई दिए कि जो जेसन होल्डर के अलावा जो उस फ्रीडम के साथ खेलते हुए हमें नजर आए जिसके लिए मशहूर है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। तो इसमें एक्सपीरियंस की भी कमी थी, इसमें फिटनेस के लैप्सेस भी थे, इसमें फील्डिंग के मसाइल भी थे। और लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम का सीरीज जीत जाना ये और पॉजिटिव नोट पर इसको ख़त्म करना ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अब प्लेइंग 11 में जो तब्दीलियाँ की गई माइक हैसन की जानिब से और सेटिस्फाई है कि इस तरह की तब्दीलियाँ होनी चाहिए। बैटिंग ऑर्डर में चले, फ़खर जमान को आप छोड़े, आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज करने का वो भी ठीक है, समझ आती है। बॉलिंग की अगर बात की जाए, शाहीन को बाहर करना जो इससे पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि रनिंग सीरीज़ के दौरान अगर शाहीन खुदा न खासा इंजर्ड नहीं है तो वो शाहीन बाहर नहीं बैठते थे। देखिए फ़खर के बारे में पहले मैं क्लियर कर दूं कि फ़खर को जो है वो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हुई है, उन्हें वापस बुला लिया गया, आज वापस आ जाएंगे वो। अच्छा। और एनसीए में अपने जो उनका रिहैब है उसको मुकम्मल करेंगे क्योंकि एशिया कप के लिए फ़खर जमान के ऊपर किसी किस्म का कोई रिस्क मैनेजमेंट जो है वो नहीं लेना चाहती है, समझ में आने वाली बात है। फ़खर हमारा मेन एसेट है, हमारे इम्पैक्ट प्लेयर हैं, उनको सेव करना भी चाहिए। जहाँ तक शाहीन शाह आफरीदी की आपने बात की है तो बिल्कुल शाहीन की जो वाइट बॉल की रिसेंट कारकर्दगी है वो T20 हो, वो ODI हो, मतलब शाहीन अब ऐसे बॉलर हमें नज़र नहीं आते हैं कि जो हमें एक ऐसी सिचुएशन से मैच निकाल के दे दें कि जहाँ टीम फंसी हुई है। PSL के अंदर भी हमने देखा था कि शाहीन को कि उसमें अच्छी बॉलिंग की उसमें उन पिचेस के ऊपर, लेकिन वहाँ पर भी जो टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक जो उनका इकोनॉमी रेट है और जो लोअर ऑर्डर के अगेंस्ट उसका इकोनॉमी रेट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र आता है। तो शाहीन अनफॉर्चुनेटली जब से कप्तानी वाला उनका इशू शुरू हुआ है पिछले 1.5 साल से, उस वक्त से अब तक शाहीन हमें वो नज़र नहीं आता जो प्रीवियस शाहीन शाह आफरीदी शाह जिससे हम ये उम्मीद करते थे कि ये ऊपर से आकर विकेट दिलाएंगे। दूसरे मैच की ही अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आप देखें तो जो उन्हें डेथ में बॉलिंग कराई आखिर में जब 36 रन रह गए थे, एक ऐसे मैच में जब आपके बॉलर्स ने आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया था, फंसी हुई कंडीशन में मैच निकाल के एडवांटेज आपके हक में दे दिया, मोमेंटम आपके हक में दे दिया, वहाँ पर भी शाहीन जो है वो स्लोअर रन मारते रहे। उस मैच के अंदर भी अगर आप देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स नज़र आ रहे हैं अभी भी इनके फिटनेस के ऊपर
क्योंकि अगर आप देखें तो 3 मैचेस की इस सीरीज़ में आप अगर पाकिस्तानी बॉलर्स के यॉर्कर्स को काउंट करने बैठे तो वो फिंगर टिप्स के ऊपर गिने जा सकते हैं। इतने कम यॉर्कर्स किए गए हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की जानिब से, और यॉर्कर्स ना करना इस बात का इंदिया भी है कि ये प्लेयर्स जोर लगाने से कासिर हो गए हैं, क्योंकि जोर लगता है बहुत ज़्यादा बार बार यॉर्कर आकर करने में। उमर गुल के बारे में ये मशहूर था कि वो डेथ में ओवर करते थे, तो उमर गुल हों या उससे पहले के जितने फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए उनका फिटनेस लेवल भी उसके मुताबिक हुआ करता था। ये प्रॉब्लम उस वक्त इस वजह से हो रही है कि इन प्लेयर्स को हाफ फिट टीम के अंदर वापस लाया गया, और फास्ट बॉलर को जब फुली रिकवर ना किया जाए तो उसका अंजाम यही निकलता है कि अब वो जोर लगाने से भी कासिर होगा। अभी एक स्टेटमेंट मेरे सामने, क्योंकि मोहम्मद रिजवान इनकी नवाज की इंक्लूजन पर बहुत से सवाल उठाए गए थे कि आखिर क्यों मोहम्मद नवाज को आखिर इतना ज़्यादा कैरी क्यों किया जा रहा है, क्यों मैचेस दिए जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अमेरिका में जैसी कंडीशन है इसके मुताबिक मैं खेल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं सही साहब उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों मैचेस में मेरी बॉलिंग अच्छी रही लेकिन मैं बैटिंग में अपना इम्पैक्ट ऐड नहीं कर पाया। ये बेसिकली ऑलराउंडर है, लाइक कब से इन पे ऑलराउंडर का टैग लगा हुआ है, एक तो ये भी मुझे क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा ये कि कह रहे हैं बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग में इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा था लेकिन गेंद जो है वो बल्ले पर नहीं आ रही थी। क्या कहेंगे इनकी स्टेटमेंट पे? देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सा इम्पैक्ट था जब वो डालना चाह रहे थे गेम के अंदर, क्योंकि इम्पैक्ट तो खुद ब खुद क्रिएट होता है अगर आप स्पेशलिस्ट बैटर हो या स्पेशलिस्ट बॉलर हो। आप अगर थोड़ी सी बैटिंग करते हैं और थोड़ी सी बॉलिंग करते हैं और आपने आपको ऑलराउंडर कहते हैं, तो फिर आपको आकर ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं बॉलिंग ठीक कर रहा हूँ और बैटिंग नहीं हो रही, और मैं बैटिंग ठीक कर रहा हूँ बॉलिंग नहीं हो रही। ऑलराउंडर्स जो होते हैं उनसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक पूरा बॉलर और एक पूरा बैट्समैन होगा जो ज़रूरत पड़ने पर दोनों रोल अदा करेगा। अब्दुल रज़ाक से आपने कभी ये सुना है कि मैं बॉलर पूरा हूँ लेकिन मैं बैट्समैन जो है वो थोड़ा थोड़ा हूँ? अब्दुल रज़ाक एक मुकम्मल ऑलराउंडर थे, शायद आफरीदी एक मुकम्मल ऑलराउंडर थे। अच्छा, ये जिनके रिप्लेसमेंट है ना इस टीम में वो भी तो फिर ऐसे ही थे ना, आधा तीतर आधा। तो बस आप देख लें कि हुआ असल में ये है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि जो ऑलराउंडर की डेफिनेशन है बहुत सारी, जिस तरह आपने बाकी इंटेंट का और मॉडर्न डे क्रिकेट का और जो स्ट्राइक रेट की हमने रैट लगाए रखी है, उसी तरह हमने जिस एक और इस्तिलाह के साथ जो खिलवाड़ किया है वो ऑलराउंडर की इस्तिलाह है। मोहम्मद वसीम जूनियर ने एक छक्का लगाया था और उस मैच में उन्होंने एक बॉल पर 6 रन स्कोर किए थे, तो उनका ये बताया जाता था कि इसका स्ट्राइक रेट इस मैच में 600 का है, जिसकी वजह से जो है वो इसका को रखना चाहिए T20 टीम के अंदर। और काफ़ी अरसे तक उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 300 का रहा, क्योंकि वो बॉलिंग थोड़ी सी खेलते थे तो उसमें वो 2 बॉलों में 5 रन या 3 बॉलों में 9 रन 10 रन कर गया तो लोग समझते थे कि वो ऑलराउंडर बनना शुरू हो गए। यही केस है मोहम्मद नवाज़ का भी, और तकरीबन थोड़ी सी इससे अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करके हम टैग लगाना चाहें तो यही टैग आप लगा सकते हैं फ़हीम अशरफ के साथ भी। तो मोहम्मद नवाज़ ने जहां कंडीशन सपोर्ट की वहाँ उन्हें बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने खुद भी आकर तस्करा कह दिया। लेकिन आप कौन से बॉलर हैं कि अगर आपसे जहां पर हल्की सी भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रही कंडीशन के अंदर, वहाँ आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं, वहाँ आपसे बॉलिंग नहीं होती है। आप मुझे बताएं ना, मोहम्मद नवाज़ इतने अरसे से पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, कोई 2 मैच मुझे याद दिलाएं जब मोहम्मद नवाज़ ने अपनी परफॉर्मेंस जिताए हैं इस सीरीज़ से पहले, और कोई ऐसा टूर्नामेंट, कोई ऐसी सीरीज़ जिसमें आपको ये याद हो कि मोहम्मद नवाज़ इस सीरीज़ के अंदर जो है वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जितवा कर ले गया। ये तो सीरीज़ ही ऐसी है जिसमें वहाँ पर मैच हो रहे हैं जहाँ पर मतलब आपको भी नहीं दूसरे मैच में आकर पता लगा कि यहाँ पर स्पिन को सपोर्ट मिल रही है। उस वक्त तक आपने टीम अनाउंस कर दी हुई थी, आप खुद एक स्पिनर शॉट थे। अगली जो टीम आपके साथ खेल रही है उसकी स्पिन के अगेंस्ट वल्नरेबिलिटी का अंदाज़ा आपको नहीं हुआ, बाकी पूरी टीम को है, बाकी पूरी दुनिया को है, और आप ये कहते हैं कि हम डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो फिर तीसरे मैच तक आपने क्यों ये अंदाज़ा करने में ज़ाया कर दिया कि हमारे पास स्पिनर होना चाहिए? तो जिस ऑपोजिशन के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, जिन कंडीशंस के अंदर आप खेल रहे हैं, वहां पर भी मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म नहीं करना, तो फिर उन्हें कब परफॉर्म करना है? और ये कौन सा बॉलर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो आकर ये कहेगा जी मुझे कंडीशन सपोर्ट कर रही थी तो मैंने अच्छी बॉलिंग की, और जहाँ कंडीशन सपोर्ट ना करे वहाँ आपका कोच आकर कह देता है कि यहाँ पर पिच ही खराब थी। तो प्लेयर्स को तो पहले ही जहन बना हुआ कि अगर हम खुदा ना खास्ता मैच हार गए तो हम पिच के ऊपर डाल देंगे, कोच भी ये बात कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट छोटी टीमों के खिलाफ तो चल सकता है, बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं चल सकता। और पाकिस्तान इस वक्त सेकंड हाफ के अंदर है आईसीसी रैंकिंग के अंदर भी, और अगर टीयर सिस्टम आता है तो हम टीयर सिस्टम के अंदर भी सेकंड ग्रेड टीम कहलाएंगे।